नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल का लोकसभा चुनाव काफी रोचक हो चुका है क्योंकि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग काफी असमंजस में है कि क्या कांग्रेस असल में चुनाव लड़ना भी चाहती है या फिर ये कोई अंदर खाने सेटिंग चल रही है। जबकि कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही नाम डिक्लेयर हो जाएंगे और करनाल से एक मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाएगा। वहीं एक बड़ा नाम मराठा वीरेंद्र वर्मा भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। खासकर जो रोड बिरादरी है वो लगातार ये मांग कर रही है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को इस बार चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए। IBN 24 आज पहुंचा है मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास, जिन्होंने पिछले लंबे समय से कई पार्टियों की ओर से करनाल की विधानसभा चुनावों में भी कई बार टक्कर दी, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा और पिछले लगभग 2 साल से हरियाणा के अंदर नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP को वो मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो नया चुनाव निशान है, तुर्रा बजाता व्यक्ति, ये नया चुनाव निशान है क्योंकि NCP के अंदर भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं फूट डलवाई पहले, फिर महाराष्ट्र में सरकार बनवाई और इसी के चलते अब चुनाव निशान बदल चुका है। हमारे साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा है। मराठा जी, सबसे पहले तो IBN 24 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपका नमस्ते करूंगा। धन्यवाद सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो रोड समाज है वो काफी लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार करनाल में बनाया जाए। अगर कोई मनोहर लाल खट्टर को हरा सकता है तो वो मराठा वीरेंद्र वर्मा है। क्या तैयारी है, क्या अपडेट है, क्या अभी भी ऐसी आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि NCP को करनाल सीट मिल सकती है? इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा जी कि आपने रोड के ऊपर ज़्यादा बात रखी कि रोड मांग रहे हैं हमारे उम्मीदवारी, उनसे कहीं ज़्यादा जाट उत्सुक है और जाट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं पे बहुत दबाव बनाए हुए है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को करनाल से प्रत्याशी बनाया जाए। जी। उनको क्योंकि वो पता इसलिए है, उनको ये इसलिए जोर दे रहे हैं वो क्योंकि उनको हमारी दूसरी वोटों के बारे में पता है जो इनके पास आ रही हैं कि मजबूत उम्मीदवार बनता है। अगर हमारी वोट साथ चली जाएंगी तो ये जीत की स्थिति में अपने आप आ जाएगा। तो वीरेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये है कि कांग्रेस नाम फाइनल नहीं कर रही, अभी 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं, लेकिन जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ क्योंकि मीडिया से है तो जाहिर तौर पर सवाल पूछा जाता है, आपका नाम बहुत लोग आगे करते हैं कि मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल से टक्कर नहीं दे सकते बल्कि मनोहर लाल खट्टर को हरा सकते हैं। तो क्या ये मैसेज कांग्रेस के पास नहीं पहुंच पा रहा, इंडिया गठबंधन के पास नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि मकसद तो ये है कि बीजेपी को हराया जाए आप सभी का? ऐसा है, हमारे कोई इच्छा नहीं थी हम लोकसभा का चुनाव लड़ें जी। माननीय शरद पवार जी ने 1 साल से ऊपर का समय हो गया है और हमारे उम्मीदवारी की घोषणा उन्होंने कर दी थी जी कि आप चुनाव लड़ेंगे और NCP और कांग्रेस के दोनों पार्टियां साथ थी, उनकी ओर से उन्होंने घोषणा की थी जी कि आप सांझे उनके उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे जी। और इस गठबंधन में उस टाइम तक तो इंडिया गठबंधन नहीं बना था, जो और भी दल आएंगे उनको मनाने की जिम्मेदारी भी वे खुद लेके गए थे। तो उन्होंने ही जो कांग्रेस के लीडरशिप है, उनके अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे या माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय ये राहुल गांधी जी, उन सब को उन्होंने बोला हुआ है। अब हमारा नाम की चर्चा नीचे तो होनी नहीं है, नीचे तो जो कांग्रेस में नाम है उन्हीं की चर्चा रहती है। अब वहाँ लिस्ट अब गई है, अब वहाँ ये फैसला होगा। तो आपका नाम गया उस लिस्ट? उसमें लिस्ट में मेरा नाम हो या ना हो, मेरा नाम उनके पास है जो शरद पवार जी का दिया हुआ है जी। और शरद पवार जी ने, अब भी हम पीछे मिले थे उनको 17 तारीख को, तब भी उन्होंने कहा था आप चुनाव की तैयारी कीजिए, ये काम हमारा है। तो मराठा जी, जिस तरह से यानी कि समीकरण बढ़ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि चुनाव की तैयारी कीजिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई कुरुक्षेत्र की। करनाल अगर पहले ही घोषणा हो जाती तो आप सोचिए ना कि कितने दिन आपको मिल जाते प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। हालांकि लगातार अभी भी आप दौरे तो कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इस चीज में पीछे रह गया? अगर पहले से ये रणनीति बन जाती तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता। अब मैं थोड़ा सा बताऊं, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी मुख्यतः शरद पवार जी ही हैं जी।
और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार इसका एक अहम हिस्सा भी है। तो ये सीट वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए क्लेम कर रहे हैं कि करनाल की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दी जाए। अब इसके बारे में निर्णय तो, क्योंकि लीडिंग पार्टी यहाँ कांग्रेस है, ये निर्णय इंडिया गठबंधन में हुआ है कि लीडिंग पार्टी जिस स्टेट में जो होगी उसकी रहनुमाई में चुनाव होंगे और वही सीट के बारे में डिसीजन करेगी, प्राथमिकता भी देंगे। अब इसमें हमारी तो बात ये है कि अगर कांग्रेस के पास कोई ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव में सीट निकाल सकता हो, क्योंकि विनेबिलिटी भी एक फैक्टर है, इंडिया गठबंधन का एक कंडीशन है ये, उसी को कैंडिडेट बनाया जाएगा जो जीत दर्ज करने की स्थिति में आया हुआ होगा। तो यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार कोई जीत दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। अगर जीत दर्ज करने की स्थिति में तो हमें कन्विंस करते हैं, हम सहमत हो जाएंगे, और नहीं तो फिर हम उम्मीदवार हैं, हमें एनसीपी को ये सीट उनको देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे फिर तो गठबंधन में गड़बड़ करने वाली बात होगी। तो मराठा जी, अगर मान लीजिए एक स्थिति ये मान लेते हैं, क्योंकि जो मेरी दिल्ली बात हुई है वो ये है कि 1 या 2 दिन में नाम फाइनल हो जाएंगे और नाम फाइनल होने के साथ साथ प्रचार भी शुरू हो जाएगा जो भी उम्मीदवार होगा। अगर इंडिया गठबंधन की ओर से मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट नहीं मिलता, यानी एनसीपी की तरफ से टिकट नहीं मिलता, क्योंकि एनसीपी टिकट दे सकती है, गठबंधन टिकट नहीं देता, उस स्थिति में मराठा वीरेंद्र वर्मा और उनके जो सपोर्टर हैं, जो लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए, फिर क्या कुछ फैसला रहेगा? जैसा माननीय शरद पवार जी कहेंगे जी, जो उन्होंने हमें संकेत इशारा दिया हुआ है कि एनसीपी ने तो ये सीट लड़नी ही लड़नी है। तो ये माना जाए कि चाहे गठबंधन ये सीट दे या ना दे, एनसीपी की ओर से आप उम्मीदवार हैं और आप चुनाव लड़ेंगे। और हमें जो इंडियन नेशनल लोकदल है, अभय सिंह जी चौटाला का स्टेटमेंट आपने भी देखा होगा, उनका स्टैंड भी यही है कि हम यहाँ मराठा वीरेंद्र वर्मा को अपना समर्थन पूरा देंगे। पहले तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में कहा, अगर इंडिया गठबंधन के बिना भी हम प्रत्याशी आते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल का तो पूरा साथ हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ फिर बहुजन समाज पार्टी का साथ आने की भी संभावना है जी। तो लेकिन बीएसपी ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, कोई नहीं, वो विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये बात जब होगी जब माननीय शरद पवार जी हमें कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, नहीं तो वो इंडिया गठबंधन को उन्होंने वो तैयार किया हुआ है, कांग्रेस की लीडरशिप जिनके पास केस तो अब गया है, यहीं से हमारा नाम क्लियर होके आएगा। आपको भरोसा है कि अगर शरद पवार जोर डालेंगे तो आपको टिकट यहाँ से मिलेगा और आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, ऐसा लगता है आपको? मिलेगा जी। एक मराठा जी, आपने मेरे ख्याल, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे को भी 17-18 साल हो गए जर्नलिज्म में, शायद आप 5 या 6 चुनाव लड़ चुके हैं। 6 चुनाव लड़ चुके हैं, एक बाई इलेक्शन 5 चुनाव, बिल्कुल ठीक है। तो 6 चुनाव लड़ने के बावजूद भी कहीं पर बहुत कम मार्जिन से हारे, कहीं पर ज़्यादा मार्जिन से हारे, स्टेबिलिटी लोगों को लगता है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा की नहीं रही। अगर आज जो आपने, मैं तब स्कूल में स्टूडेंट था जब आपने एकता शक्ति पार्टी बनाई थी, अगर वो आज पार्टी होती तो भी गेम इजी होती। आप कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जुड़े रहे, कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी में भी गए, भाजपा में भी जुड़े, तो स्टेबिलिटी नहीं लोगों को दिखती कि भी मराठा वीरेंद्र वर्मा एक पार्टी में टिकते नहीं है, महत्वाकांक्षी ज़्यादा है, जाते ही उनको टिकट चाहिए। ऐसी बात नहीं है, एक नई पार्टी का चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है और एक कोर टीम होती है 8-10-15 आदमियों के ग्रुप की, वो स्थायी रूप से चाहिए होते हैं। वैसी डिवोशन वाले आदमी हम नहीं अब तक हासिल नहीं कर सके, उनको हम अपने साथ नहीं लगा सके जी। नंबर 1, दूसरा वो फाइनेंसिस वाला भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स रहे हैं शुरू से, हम नौकरी में रहे, हमने ईमानदारी का जीवन जिया है वहाँ भी, तो ऐसा कोई अंधा पैसा तो हमारे पास है नहीं है, जितनी थोड़ी बहुत कमाई होती है लोगों के लिए लगा देते हैं हम। हमारा अपना व्यक्तिगत हित कोई नहीं हम साधना चाहते राजनीति से, हम लोगों के इश्यूज को ही लेके चले, लोगों के लिए ही हम राजनीति में आज तक चल रहे हैं। अब ये वर्कर्स हैं, इनका भी प्रेशर बना रहता है, इसलिए भी राजनीति में खड़ा रहना पड़ रहा है। तो इसलिए हम चुनाव बेशक हार गए, हारने के बावजूद भी
हमें कोई ज्यादा वो ऐसी बात नहीं है कि झटके वाली बात लोगों हो। का दिल जीता। नहीं, झटके वाली बात नहीं है। देखो, सफलता से एक सुकून तो मिलता है, इससे फालतू कुछ नहीं है। नहीं तो एमएलए एमपी को मैं ज्यादा कोई अहमियत भी नहीं देता। क्या है कोई खास? अगर आप काम ही ना कर सको, एमएलए एमपी बन के क्या करोगे? बनो तो फिर काम करके दिखाओ, कुछ तो कुछ हासिल करके दिखाओ लोगों के लिए। तो जब अब पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कितना मुश्किल होगा मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए चुनाव, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीनरी भी उनके पास है, पैसा भी उनके पास है। अब तो 6500 करोड़ रुपए की पार्टी है बीजेपी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस है उनके पास। आप कहाँ स्टैंड करते हैं? कितना मुश्किल होगा उनके सामने चुनाव? ये तो आप ही देखेंगे जब हमारा कैंडिडेचर क्लियर हो जाएगा, उसके सप्ताह बाद आप देखना चुनाव बिल्कुल एक तरफा दिखाई देगा आपको, एक तरफा ही दिखाई देगा। तो कोई कहानी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। वो उनको कुछ तो आदमी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए जमानत के भी लाले पड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है। ऐसी स्थितियां भी करनाल में बन सकती हैं। यानी मराठा वीरेंद्र वर्मा को ये लग रहा है, कॉन्फिडेंस है उनका कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उनकी जमानत तक जब्त हो सकती है अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाए। तो मराठा जी, अब जाट और रोडों की बात तो हो गई कि रोड बिरादरी चाहती है, आपने कहा नहीं जाट भी चाहते हैं कि मेरी उम्मीदवारी हो। मेरा सवाल ये है कि बाकी 34 बिरादरियों को मराठा वीरेंद्र वर्मा कैसे एकजुट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाट बिरादरी बीच में इन्वॉल्व हो रही है। इसमें मैं बताता हूँ, सिर्फ आप मनोहर लाल जी की बात ना करें जी। ये नायब सैनी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये भी विधानसभा के चुनाव में है जी, ठीक है जी। और जब लोकसभा में चारों तरफ की सीटों पे प्रेशर बनेगा ना कि एक तरफा हवा चल रही है, तो करनाल भी दबाव में आएगा। अच्छा। फिर इनके लिए भी सीट निकालनी मुश्किल हो जाएगी जी। तो यानी नायब सिंह सैनी के लिए भी मुश्किल है, आप कह रहे हो? अब ये चुनाव तो एक तरफा चलने वाला है। ऐसे जैसे 2-3 बिरादरियों की बात तो आपने कह ली, सिख वोट भी कहीं जाने वाला नहीं है, ये तो मानते हैं ना। बीसी वोट आधा तो हमारे पास आज भी है, और बाकी को भी लाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ चाहे कोई भी आ जाए, कुछ पंजाबी कम्युनिटी को कैसे साथ देंगे? पंजाबी कम्युनिटी कुछ तो शुरू में आएगी, कुछ आएगी, थोड़ा बहुत, थोड़ी आएगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक जाति की बात रहती है लोगों के मन में। लेकिन जब वो देखेंगे कि मनोहर खट्टर तो कहीं खड़ा ही नहीं, हम सारे भी मिलके वोट दे लें तो भी कुछ नहीं मिलेगा इसको, तो उस टाइम फिर क्या होता है? उस टाइम फिर बिखराव होता है। फिर ये हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे ऊपर है कि हम उनको कितना गले लगाते हैं, ठीक है ना। और हमारे तो हमेशा बाएं खुली हैं, ठीक है, वो आएंगे आएंगे आएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा अंत में जाके। क्योंकि अब जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उन सारों में एक बात चल रही है, चाहे कुछ भी कह लें, उनको ये हो रहा है कि हमारा तो आरक्षण खत्म करेंगे जीतते ही, ठीक है। आम आदमी भी चल रहा है, संविधान भी तहस नहस करेंगे, आगे चुनाव भी बराए नाम युवा करेंगे। तो ये सारे के सारे मुद्दे ये बड़े भारी जोर से लोगों को खींच रहे हैं इधर। तो बाकी बनिया वोट है या दूसरे और जितने गुजर वोट है, इवन मैं तो कह रहा हूँ राजपूत वोट भी इधर आ रहा है आपकी तरफ, हाँ, ब्राह्मण वोट भी आ रहा है जो हमें मिलते हैं ना आके। या तो इंतजार में है कि कब हमारा कैंडिडेचर क्लियर हो। मुझे इनकी कार्य प्रणाली मुझे समझ नहीं आई कि ये देरी क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वाले। जब उनको क्लियर कैंडिडेट दिख रहा है, मोस्टली तो इन्होंने तो बीजेपी को हराना है, टारगेट तो यही है, ठीक है ना। और ये विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है, गठबंधन का एक जो फार्मूला तय हुआ है उसमें है। हमें कन्विंस करा दें दूसरा कोई कैंडिडेट है जीतने वाला, दो भाई, तो आप साथ दोगे? फिर साथ देंगे, अगर जीतने वाला है साथ क्यों नहीं देंगे। लेकिन ये बराए नाम ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर देंगे जो 2 लाख वोट भी क्रॉस नहीं कर रहा, उसका क्या साथ दे के करेंगे हम? ठीक बात है। तो मराठा जी, आप HCS अधिकारी थे, IAS में आ गया था, IAS में आ गए थे आप। तो IAS तो एक ऐसी चीज़ है जो युवाओं का सपना है, वो सपना आपका साकार हो गया, फिर भी नौकरी छोड़कर पॉलिटिकल कैरियर बनाना, अपनी पार्टी बनाना, इतना रिस्क कैसे लिया? मन में ऐसा क्या था कि मराठा वीरेंद्र वर्मा वो IAS बनकर नहीं कर सकते थे, लेकिन नेता बनकर उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ? आपने बात सही पकड़ी है कि नौकरी, और जो ठीक ठाक ऐसी नौकरी है उसको छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही हिम्मत का काम है ये। जब आदमी में कुछ जुनून हो ना किस प्राप्त करने के लिए, जब जाके आदमी नौकरी छोड़ने की बात सोचता है। क्योंकि मेरे 10 साल पड़े थे जब मैं नौकरी छोड़ के आया था। तो बाद में चाहे आदमी कितना भी सोचे, चलो कामयाबी नहीं सोचा तो हमने कामयाबी मिलने का था। अब तो हमें नहीं पता था राजनीति में ऐसा भी होता है, लेकिन अब तो हमारी समझ में आ रही है कि राजनीति में ऐसा तो होगा ही होगा।
अब दूसरे जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं या जिनके होने के मन में आ गए, वो हमें तो हराने पे लग जाते हैं। फिर उनको ये नहीं होगा सीट को अपने कैंडिडेट की सीट निकले या न निकले, ऐसे दो जो इसको हरा सके, इसकी वोट फाड़ सके, उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी कामयाबी। क्या लगता है आपको कि अच्छे लोगों की जगह नहीं है राजनीति में, इसलिए ऐसा होता है, या फिर लोगों को भी राजनीति में ऐसे ही लोग चाहिए जो झूठ बोल सके, लोगों को लूट सके, अपने घर भर सके? सही आदमी की कहीं ना कहीं जगह नहीं है राजनीति में। मैं तो यही बात कह सकता हूँ कि हम लोगों को पूरी तरह नहीं बात को समझा पाए, हर आदमी तक ऐसा नहीं पहुंच पाए हैं, और जहाँ इतने ज्यादा संख्या वोटों की हो तो बड़ा मुश्किल भी होता है। एमपी का तो बड़ा चुनाव होता तो है, बाकी तो फिर कार्यकर्ताओं में होता है। हम ऐसा कार्यकर्ताओं का समूह नहीं बना पाए कि जो घर घर पहुंच जाए और घर घर बात को पहुंचा दें, और लेकिन फिर भी काफी लोगों ने साथ दिया हमारा, और बस जीत तो बस समझो ये मिलते मिलते रहेगी। ये कई बार ऐसा हुआ, मिलते मिलते रहेगी। आखिरी सवाल है, लोग जानना चाहते होंगे कि बाकी हर चीज पे बात हुई, मराठा वीरेंद्र वर्मा के पहले ऐसे 5 मुद्दे क्या रहेंगे जो आज तक ना कांग्रेस पूरे कर पाई, बीजेपी 10 साल से सत्ता में केंद्र की और राज्य की, वहां पर भी पूरा नहीं हुआ। 5 ऐसे मुद्दे क्या रहने वाले हैं जो सीधे लोगों से जुड़े हों, डेवलपमेंट के मुद्दे हों, उनको लगे कि हाँ जो ये बात कर रहे हैं करनाल और पानीपत का जो क्षेत्र है उसको इसकी जरूरत है, इसलिए हमें मराठा वीरेंद्र वर्मा को वोट देना चाहिए। देखो, जब हमने एकता शक्ति पार्टी बनाई थी जी, उस समय तो हमारे मुद्दे अपने तय किए थे जी। आज हम एक पार्टी में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जी, तो स्वाभाविक है कि हम उसी के मुद्दों पे चलेंगे, या जो मुद्दे वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलके सहमति बनाएंगे उन मुद्दों को लेके हम चलेंगे। अब माननीय शरद पवार जी का जो काम है उसके बारे में यहाँ लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमें भी पहले नहीं थी, साफ बात बताएं। आज का जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के निर्माता शरद पवार जी कहे जाते हैं, और आज का जो महाराष्ट्र है वो पहले के मुकाबले में, पहले के महाराष्ट्र के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क लिए हुए है। आज वहाँ पर कैपिटल इनकम में महाराष्ट्र नंबर 1 है भारत में। आज खुशहाली में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र आज। और महाराष्ट्र में नौकरियों का ये हाल है, आप घर से बाहर कदम निकाल लेंगे सामने ही नौकरी है, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी एकदम उपलब्ध है। और वह नौकरी अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरी नौकरी लो, वो पसंद नहीं तीसरी नौकरी लो। इतनी भरमार है, उद्योगों की लाइन लगी पड़ी है वहाँ, पावर सरप्लस स्टेट बना हुआ है, और खेती में इतना बदलाव माननीय शरद पवार जी वहाँ ड्रिप इरिगेशन और जो है ये स्प्रिंकलर सिस्टम से लेके आए हैं। और जो राज्य सूखे से पीड़ित रहता था, सिवाय इसके कि जो गन्ने की बेल्ट थी उसको छोड़ के, कि उन्होंने वहाँ फलों की खेती और सब्जियों की खेती इतनी शुरू कर दी है जिसका टोटल एक्सपोर्ट है, और जो तो वो रिजेक्टेड माल है वो सारे हिंदुस्तान में आता है। आज भी जो फलों की दुकान देख लोगे आप, सारे के सारे फल महाराष्ट्र के हैं। केला ले लो, अंगूर ले लो, चीकू ले लो, अनार ले लो, कोई भी सारे फल महाराष्ट्र के लिए क्या 5 मुद्दे रहेंगे? अब मैं बात कर रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। अब करनाल में वही सिस्टम हम यहाँ अपनाएंगे, खेती से समृद्धि लाएंगे। 3 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक 1 एकड़ में इनकम है किसान को, ऐसी खेती का सिस्टम हम यहाँ करेंगे अगर हमें मौका मिला। पहला प्राथमिकता किसान। दूसरा इंडस्ट्रीज का क्लस्टर जगह जगह पे। अब ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, इसके जितने एंसिलरी यूनिट हो सकते हैं लाखों में हो सकते हैं, थोड़ा सा रुचि लेने वाला चाहिए। ऐसे ही एनएफएल है, उसके भी लाखों में यूनिट एंसिलरी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी की रुचि नहीं है, किसी ने इस तरफ ध्यान दिया नहीं है। एयरपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन इनका तो फालतू प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान आया हुआ है। या क्या बताया भाई, एक्सप्रेस वे, पेरिफेरल वे बना रहे हैं जो, अब अभी तो मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं है। रिंग रोड जो बना रहे हैं, जरूरत नहीं है। जब ये फ्लाईओवर इतने बना दिए तो कोई जैसे जाम भी नहीं रहता हाईवे पे, तो ऐसे कभी कोई जाम भी नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको? ये भी कहते हैं, आवाज आती है किसी लीडर को फायदा देने के लिए किया ये क्या है, इसमें 50% पैसा खाया जाता, 50% खाया जाता सड़क के निर्माण में, और पता भी नहीं लगता। इन्हीं पे जोर है और पैसा भी कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये तो पीपीपी वो है नहीं, वो क्या कहते हैं, बीओटी मोड पे है। सरकार सिर्फ गारंटर होती है, बैंक पैसा देता, ठेकेदार वहां से पैसा लेता, वो पैसा लगाता, बना के टोल टैक्स लगता है, उससे पैसा वसूली होती है।
इनका तो कुछ अलग नहीं, टोल टैक्स भी क्यों लगाया हुआ है? ये पर लीटर जो है 10 पैसे लीटर इस पर डीजल पेट्रोल पे लगा दें, जैसा जरूरत तो समझें, जितनी भी बनता है वो। ये लोगों को परेशान करने वाली तो बातें हैं। ये भी मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी। ये करनाल में 5 टोल टैक्स हैं, 5, मैं सारे के सारे शिफ्ट करूंगा। तो करनाल के लोगों को, पानीपत के लोगों को, क्योंकि करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा आती हैं, 2 जिले आते हैं, करनाल और पानीपत के लोगों को मराठा वीरेंद्र वर्मा कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पानीपत के लोग, इसराना के लोग, समालखा के लोग भी जानना चाहते होंगे कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या मैसेज है। मैं ये सबसे पहला मैसेज ये दूंगा, वो बाहर वाले उम्मीदवारों को तरजीह देते रहे, बाहर वाले प्रत्याशी यहाँ से बनाते रहे, बाहर वाले को यहाँ वाले लोगों से कोई लगाव नहीं है। हम तो जीते हैं, आ रहे हैं, हमने तो यहीं रहना है। वो तो इनके बीच में रहते ही नहीं हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। करनाल को एक सैरगाह बनाया हुआ है, अपने को, अपने बीच के आदमी को बनाने की आदत डालें, ये इनके लाभ में रहेगा। फिर देखें विकास कि इनका ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कैसे चंडीगढ़ की पीजीआई से भी अच्छा रूप ले लेता है। करेंगे इसके लिए भी कुछ? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसको पीजीआई से बेटर बनवा देंगे हम। ये तो एक आदमी के ऊपर होता है कि वो एक माहौल देता है, अच्छी फैकल्टी आ जाती है अपने आप। अब अच्छे आदमी, अच्छे डॉक्टर नहीं आते हैं अगर अच्छा माहौल नहीं होगा तो अच्छे डॉक्टर तो जब आएंगे जब उनको जो है काम करने का एक एटमॉस्फेयर ऐसा दिया जाए जिससे उनको काम करने में मजा आए। अब एम्स में या पीजीआई में वो डॉक्टर्स हैं, वो सेंटली नेचर के हैं, वो तो पूरा पीस चाहते हैं, वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस अपने काम में नहीं चाहते। ठीक है ना, उनको पैसे से प्यार नहीं है, ना वो प्राइवेट प्रैक्टिस में उनका कोई इंटरेस्ट है, ना उनको पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट है, वो तो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो वैसे आदमियों को लाने के लिए एक माहौल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो माहौल जब बनेगा तो ये नेचुरली उस पीजीआई से बेटर बनेगा, ये मेरा दावा है। अच्छी बात कही, और मराठा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपको। तो आप सुन रहे थे मराठा वीरेंद्र वर्मा को, जो दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से मेरी उम्मीदवारी लगभग तय है, और वो एकमात्र ऐसे कैंडिडेट है जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमानत तक जब्त करवा सकते हैं, ये दावा उनका है। और अगर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के खाते में करनाल की टिकट जाती है तो उन्होंने ये भी कहा है कि शरद पवार जी ने उन्हें करनाल से चुनाव के लिए तैयारी करने को और तैयार रहने को कहा है। अब इसके क्या मकसद और क्या मायने हैं, ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर करनाल लोकसभा से कौन आपका पसंदीदा प्रत्याशी हो सकता है, कौन करनाल का अगला सांसद बनेगा। क्या 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को करनाल की जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर कांग्रेस के हाथ में कमान आएगी 10 साल के बाद, या फिर मराठा वीरेंद्र वर्मा अपना 7वां चुनाव जीतकर इतिहास रचेंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।